नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क पर जल गई कार। किदवई नगर थाना क्षेत्र के संजय एक रोड पर कार में आग लगी है। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है और मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से धू-धू कर ये कार जल पड़ी। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है और कैसे जो ये कार है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते जो कार सवार युवक था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार में आग लगी और देखते देखते जो कार है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और बीच सड़क पर कैसे ये आग लगी और उसके बाद काफी देर तक इस आग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल रहा। तो कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते इस कार में आग लगी। लेकिन राहत की बात यह है कि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस आग के बाद आसपास के जो लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि पूरी कार जलकर राख हो गई। बीच सड़क पर धू-धू कर ये कार चली। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखीमपुर खीरी के नवीन मंडी परिसर की सहकारी बैंक में चोरी हो गई है। सहकारी बैंक का ताला तोड़कर कैश की चोरी हो गई है। सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरी के दौरान बदमाशों ने बैंक की लाइट भी काटी थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सहकारी बैंक जहां का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और कैश लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि चोरी के दौरान बदमाशों ने बैंक की लाइट तक काट दी थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखीमपुर खीरी से सहकारी बैंक का ताला तोड़कर कैश की चोरी हो गई है। नवीन मंडी परिसर की सहकारी बैंक में ये चोरी हुई है और तमाम जो कैश था वो चोरी कर बदमाश ले गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो ये देखा कि वहाँ पर जो है लॉकर का जो है उसको जो है उससे काटा गया है गैस कटर वगैरह से। तो सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई यहाँ कोतवाली में और मैंने विधायक जी को भी बताया। तो विधायक जी ने भी अपने स्तर से पुलिस से कहा। तो पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर आकर के डॉग स्क्वाड और अपना ये फॉरेंसिक वालों से जांच करी गई है और बाकी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखी जा रही है। और जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है तो उसमें जो बैंक करेंसी जो बैंक में चेस्ट में रखा था पैसा, उसमें कितना रुपया, लगभग 32 लाख के आसपास कैश था। तो अभी कितना रुपया गया है अभी थोड़ी देर बाद कंफर्म हो पाएगा। चोरों द्वारा खिड़की के रास्ते से प्रवेश करके बैंक में चेस्ट को छेड़छाड़ करके चोरी करने का प्रयास किया गया है। मौके पर निरीक्षण किया गया, टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात में एक बेकाबू बस पलट गई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर पर एक हाथ से बस चलाने का आरोप है। कानपुर देहात के झींझक रूरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कानपुर देहात का मामला, जहां बेकाबू होकर एक बस पलट गई और इस सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर जो यात्री हैं उनका आरोप है कि ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और इस वजह से जो गाड़ी थी वो बेकाबू होकर पलट गई। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जब ये हादसा हुआ, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि जो 6 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कानपुर देहात के झींझक रूरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कानपुर देहात की घटना, अनियंत्रित होकर अचानक से जो ये बस थी ये पलट गई। 6 से ज्यादा जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। बुद्ध बाजार और ताड़ी खाना इलाके में अतिक्रमण हटाया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क का चौड़ीकरण करना है और इसलिए नगर निगम तेजी से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने खुद ही हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर चला दिया गया। और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। इस दौरान लोगों का विरोध भी प्रशासन की टीम को देखना पड़ा। हालांकि कई बार नोटिस दिया गया था लोगों को कि खुद से इस अवैध निर्माण को हटा लिया जाए, अतिक्रमण को हटा लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया और आज प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए
पुलिस बल की मौजूदगी में आज इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इस बीच इस अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया है। इधर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है। भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल हुए हैं। वहीं आज शाम 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के सीएम सहित कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन के साथ ही संगठन विस्तार और जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो भाजपा संगठन की ये अहम बैठक आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी तमाम प्रदेशों में की जा रही है, इसे लेकर आज मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, कैसे अब विजय रथ को आगे बढ़ाना है इन तमाम राज्यों में, इसे लेकर मंथन किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, कैसी तैयारी है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आने वाले चुनाव को लेकर, इसे लेकर भी मंथन किया जाएगा और अपनी अपनी तरफ से फीडबैक भी आज राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया जा सकता है। तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ देखिए G20 सम्मेलन होना है आने वाले समय में, तो कैसे आयोजन किया जाना है उसका और शहरों में क्या तैयारी है इसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा और रोड शो से पहले एबीपी गंगा के संवाददाता अविनाश तिवारी ने मौके का जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे से होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। तैयारियां आप देखिए, ये दिल्ली का पटेल चौक है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के। G20 मिशन जिस तरीके से है, G20 की कई सारे बैठकें भारत के अन्य अन्य शहरों में होनी है, उन शहरों के बैठकों को लेकर के भी यहाँ पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की भी पोस्टर लगाया गया है यहाँ पे G20 की बैठक को लेकर के। चूंकि अगर बात करें तो पटेल चौक से निकल के प्रधानमंत्री सीधा अगर बात करें तो इस रास्ते पे जाएंगे संसद मार्ग की ओर, जहाँ पे आगे NDMC कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस रास्ते को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। रास्ते के दोनों ओर बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड में तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता रहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। चूंकि जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों से पीएम लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, कई सारे गरीब उससे लाभान्वित हुए हैं, कई राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो उन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो ये एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। और इस मार्ग पे रोड शो करते हुए आगे NDMC कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए जाएंगे। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर बसपा प्रमुख मायावती पर भाजपा नेता बासित अली ने प्रहार किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने बसपा में इमरान और अतीक को लेकर सवाल उठाया है। बासित अली ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान से बसपा की यारी है, माफिया मुख्तार और अतीक से मायावती की यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी अब तैयारी है। मायावती पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है, उनकी सरकार में तमाम पसमानदाओं का शोषण हुआ है, मोटी रकम लेकर टिकट दिए गए लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। भाजपा सरकार में पसमानदा समाज को जगह मिली है। तो बसपा प्रमुख मायावती पर भाजपा नेता बासित अली ने यह प्रहार किया है और तमाम आरोप उन पर लगाए हैं। तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं का शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर
तमाम पसंदीदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है। और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसंदीदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम। वहीं मायावती के पसमानदा समाज की रैली को लेकर भाजपा पर दिए बयान पर मंत्री दानिश अंसारी ने पलटवार किया है। कहा कि अल्पसंख्यक, खास तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज ने भाजपा से जुड़ने का मन बना लिया है और इसीलिए बसपा परेशान है। सपा बसपा ने मुस्लिम समाज को हमेशा सिर्फ एक वोट बैंक समझा है। इनका वोट तो ले लिया, लेकिन उनके भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। दानिश अंसारी का यह बयान सामने आया है। मायावती पर पलटवार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। मायावती पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है, दानिश आजाद का यह कहना है। और बसपा प्रमुख मायावती पर यह प्रहार दानिश आजाद की तरफ से किया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने तमाम जो सवाल हैं वो बसपा पर दागे हैं। उनका कहना है कि पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है मायावती और सिर्फ चुनाव में वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। पसमानदा मुस्लिम समाज हमेशा से भाजपा ने इनके लिए काम किया है। दानिश जी, मायावती ने ये कहा कि जो भाजपा लगातार पसमानदाओं के सम्मेलन करा रही है, ये सब एक तरह से विभाजनकारी नीति, समाज में विभाजन से जोड़कर उसको देखती हैं और वो कह रही हैं कि लेकिन ये एक असफल प्रयोग। देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की रैली, मुस्लिम समाज की रैली कर रही है, तो इससे बसपा को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज ने योगी सरकार और मोदी सरकार पे नीतियों पर विश्वास करते हुए उनसे जुड़ने का मन बना लिया है। और यही बात विपक्ष को चिंतित कर रही है, खासतौर पे बसपा को और सपा को, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को तरक्की से दूर रखा, मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक समझा। चुनाव में मुस्लिम समाज से मीठी मीठी बातें करके इनका वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इस काम से मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति एक विश्वास बना है, ये बात से विपक्ष चिंतित है, क्योंकि जिस समाज को वो केवल अपना वोट बैंक समझता था, आज वो समाज शिक्षित होकर और सशक्त होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही बात बसपा को और सपा को अखर रही है, क्योंकि बसपा और सपा नहीं चाहती कि हम मुसलमान कभी भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ पाए, हम मुसलमानों की कभी उन्नति हो, और इसीलिए इस तरह के बयान दे के वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज ये जागरूक समाज है और ये अपना भला बुरा खुद जानता है, और इसने देखा कि इसी बसपा के पास, इन्हीं सपा के पास जब सरकार थी तो मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई भी ठोस काम धरातल पे नहीं हुआ। समाज का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। और जहां तक बात की जाए सपा बसपा, तो दानिश आजाद अंसारी का कहना है कहीं ना कहीं लोगों को आगे 2024 में भी अपनी हार दिख रही है, इसलिए तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब खबर जालौन से है, जहां प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बस चले तो मौलानाओं को शिवालय लेकर जाऊं, मेरा बस चले तो मैं मौलानाओं को और मौलवियों को शिवालय लेकर जाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड को खान बंधुओं के मार्केट काटने के लिए कैंची चलाना चाहिए। तो ये विवादित बयान सामने आया है प्रवीण तोगड़िया का। खान बंधुओं पर सेंसर बोर्ड से एक्शन की उन्होंने मांग की है। उनका कहना है कि बस चले तो मैं मौलानाओं को शिवालय लेकर जाऊंगा। प्रवीण तोगड़िया जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। ये देश में हिंदू बहुमत है और ये देश में हिंदुओं का तन से सर जुदा करने की धमकी और कर भी दिया जाता है। हिंदू बहुमत देश में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, हिंदू बहुमत देश में हिंदू की बहन बेटियों को निशाना बनाकर लव जिहाद और 35 टुकड़े, तो सभी हिंदू घरों में मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो बहुत बड़ी चिंता। और उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील लगाई थी और अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की मांग उन्होंने की थी। और अब आपको बता दें कि यह जमानत उन्हें मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत उन्हें दी है। उन्नाव रेप केस में इस वक्त
वक्त उम्र कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सिंह सेंगर और 27 जनवरी से 10 फरवरी की अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उन्नाव रेप केस में दोषी है कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि इस वक्त जेल में बंद है और अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया है और अब 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी इस वक्त जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत इन्हें मिली है। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिली है और उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है सेंगर, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये राहत मिली है। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जो ये राहत है ये दी गई है, अंतरिम जमानत दी गई है। तो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जो जमानत अर्जी थी वो दाखिल की गई थी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। 27 जनवरी को जेल से बाहर आएगा कुलदीप सिंह सेंगर। अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जो जमानत अर्जी थी उसे दाखिल किया गया था। वहीं उत्तराखंड के 2015 पुलिस दारोगा भर्ती मामले में एक्शन जारी है। जांच पूरी होने तक 20 दारोगा सस्पेंड रहेंगे। विजिलेंस मामले की जांच कर रही है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती परीक्षा करवाई थी और एक्शन लगातार इस पूरे मामले में जारी है। पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा मामले में यह एक्शन हुआ है। जांच पूरी होने तक जो 20 पुलिसकर्मी है वो सस्पेंड रहेंगे। 2015 पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा मामले में यह एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच पूरी होने तक ये कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है जो 20 दारोगा हैं वो सस्पेंड रहेंगे। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती परीक्षा करवाई थी और पूरी जांच विजिलेंस की तरफ से की जा रही है। रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए 2015 में पुलिस दारोगा की भर्ती हुई थी। विजिलेंस को इसकी जांच दी गई थी क्योंकि ये पाया गया था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी और नकल करने के बाद जो है यहाँ पर दारोगा भर्ती में जो शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा पास की। तो अभी कुछ 20 ऐसे दारोगा हैं जो कि ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं। फिलहाल जितने भी जिले हैं उन जिलों के जो कप्तान है उनको ये कह दिया गया है, उनको नाम दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने जिलों में इन तमाम लोगों को फिलहाल सस्पेंड रखिए, उनको निलंबित कर दीजिए और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग कहीं पर भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। अभी हालांकि इस पर जो है फाइनल जांच नहीं हुई है। जिस दिन फाइनल जांच हो जाएगी उसके बाद ही इसमें तमाम जो आगे का एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 20 दारोगाओं को तो अभी सस्पेंड किया गया है, लेकिन इसमें हो सकता है कि जांच पूरी होने तक कुछ और लोग भी इसमें कुछ नाम शामिल हो जाएं और ऐसा भी जिन लोगों ने ये परीक्षाओं में नकल कराई है उन लोगों की धरपकड़ भी अब आगे तेज हो जाएगी। जी, कब तक ये जांच पूरी होगी रवि? विजिलेंस की कहां तक ये जांच पहुंची है, इसे लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, अभी जो है जांच काफी जो है आगे बढ़ चुकी है क्योंकि 20 जो नाम सामने आए हैं और जो एक्शन लिया गया है कि इनको अभी निलंबित कर दिया जाए जब तक जांच पूरी नहीं होती है। हाँ। ये जांच आगे इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई और ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। कई ऐसे दारोगा और हो सकते हैं जिन्होंने नकल करके धोखाधड़ी से इस परीक्षा को पास किया हो। इसी वजह से अब उन लोगों के लिए जांच आगे बढ़ेगी कि कौन कौन से लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं। उसके बाद इसको फाइनल कर दिया जाएगा और उसके बाद तमाम लोगों पर आगे का एक्शन होगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये एक्शन लगातार देखने का मिल रहा है विजिलेंस का। विजिलेंस मामले की जांच कर रही है और जैसे रवि जानकारी दे रहे थे काफी आगे तक जांच पहुंच चुकी है, जल्द ही पूरी होगी, लेकिन जांच पूरी होने तक 20 दारोगा सस्पेंड रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।